कॉल्ड द सेक्ट। सेक्ट क्या होता है, ये सबसे पहले एक साधारण लैंग्वेज में समझो। कोई भी अगर एक लार्ज ग्रुप हो, उस लार्ज ग्रुप से जो कि मेन बॉडी है, अगर एक ग्रुप सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद वो अपनी डिस्टिंक्ट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को समझता है और फॉलो करता है, तो उस ग्रुप को पहली बात तो अपन लोग सेक्ट कहते हैं। यानी कि सेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले तो कोई लार्ज ग्रुप होना चाहिए, उस लार्ज ग्रुप के कुछ बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस होने चाहिए। वो ग्रुप इतना लार्ज है, उसमें इतने सारे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस हैं कि कुछ लोग, उन लोगों को लगता है कि नहीं, हम ये बड़े ग्रुप के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से सहमत नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, उस लार्ज ग्रुप से टूटकर एक छोटा सा सब ग्रुप बना लेते हैं, और वो सब ग्रुप में वो अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। उस सब ग्रुप को अपन लोग सेक्ट कहते हैं। तो फिर ध्यान रखो कि सेक्ट इज रिलेटेड टू अ लार्जर ग्रुप। इट इज अ ब्रेकअवे पोर्शन फ्रॉम द लार्जर ग्रुप in a manner that this breakaway portion ensures that this subgroup that emerges out of that larger group creates its own distinct beliefs and practices। यानी कि सेक्ट पहली बात तो एक सब ग्रुप है, ये इमर्ज करता है एज एन ऑफशूट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। और जब ये इमर्ज करता है एज एन ऑफशूट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, तो ये अपने डिस्टिंक्ट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस अपना लेता है। अच्छा, अब सेक्ट की अगर अपन लोग हिस्ट्री की बात करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हिस्टोरिकली सेक्ट हैज बीन एसोसिएटेड विद रिलीजन। यानी कि जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्ट आया था कि एक सब ग्रुप बनेगा, ऑफशूट बनेगा, एटसेट्रा, ये कॉन्सेप्ट आया था रिलीजन से। यानी कि हिस्ट्री में अगर हम देखें तो रिलीजन्स के अंदर सब ग्रुप्स बनने चालू हुए थे, और ये सब ग्रुप्स जो हैं इवेंचुअली मेन रिलीजियस ग्रुप से सेपरेट होकर अपने डिस्टिंक्ट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को बनाने लगे। केस इन पॉइंट, इस्लाम इज अ रिलीजन, हम सब जानते हैं। इस्लाम से एक डिस्टिंक्ट बिलीफ एंड प्रैक्टिस वाला ग्रुप निकला, जिसको हम कहते हैं शिया इस्लाम। और शिया इस्लाम के जो डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स हैं, दे आर अगेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम सुन्नी इस्लाम। तो सर, शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम क्या है? इस्लाम के अंदर के दो सेक्ट्स। अब आपको समझ आया कि हम सुन्नी सेक्ट क्यों बोलते हैं, शिया सेक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सब ग्रुप्स, दे बोथ फॉलो इस्लाम which is the larger group, but they both have distinct practices and beliefs that have evolved over a period of time। ये चीज क्लियर हुई कि कैसे ये सेक्ट अलग अलग बने। शिया इस्लाम के आज की डेट में बिलीफ्स प्रैक्टिसेस अलग हैं, सुन्नी इस्लाम के बिलीफ्स प्रैक्टिसेस ये भी अलग हैं। अब आफ्टर नोइंग व्हाट सेक्ट इज एंड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि सेक्ट का एक रेलेवेंस होता क्या है, क्या फायदा है सेक्ट बनाने का। सेक्ट बनाने का रेलेवेंस और फायदा ये है कि पहली बात, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी का मतलब ये है कि जो सेक्ट्स होते हैं वो एक बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेंबर्स।
अब जितने भी मेंबर्स आज की डेट में शिया इस्लाम से जुड़े हैं, उन सारे लोगों में एक बिलोंगिंगनेस है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर है, कि वी फॉलो सेम प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एटसेट्रा। दूसरी चीज, इंश्योर्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर किस प्रकार से लोग मैनेज होंगे, उनके बिलीफ प्रैक्टिसेस डिविएट नहीं करेंगे, सेक्ट वो भी प्रोवाइड करता है। और तीसरा, ये कहना गलत नहीं होगा कि सेक्ट प्रोवाइड्स सोशल बॉन्ड्स एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। सेक्ट्स प्रोवाइड व्हाट? सोशल बॉन्ड। आपको याद होगा सोसाइटी की डेफिनेशन स्टार्टिंग में जब मैंने आपको आज बताई, तो मैंने आपको क्या बोला? कि सोसाइटी इज ऑल अबाउट अ बॉन्ड। दैट बॉन्ड कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स ऑल्सो, बट दैट बॉन्ड इज बेसिकली व्हाट? अ शेयर्ड आइडेंटिटी। हमने एक टेरिटरी की बात की थी, लेकिन उस टेरिटरी में हमने हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन आइडेंटिटीज की भी बात की थी। तो सेक्ट्स भी क्या करते हैं? एज पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी, दे प्रोवाइड दैट शेयर्ड फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर। सेक्ट ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी मेंबर हैं वो सोशली एक दूसरे के साथ बाउंड रहें, उनकी एक आइडेंटिटी के बेसिस पे एक कॉमनैलिटी रहे। तो ये ब्रॉडली सेक्ट का पहली बात तो सोसाइटी में एक रेलेवेंस होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या सेक्ट सोशल चेंज को भी ड्राइव कर सकते हैं? किसी भी सोसाइटी में चेंज हमेशा एक एसेंशियल फीचर है। अगर सोसाइटी में चेंज एक एसेंशियल फीचर है और उस सोसाइटी में बड़े ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के साथ कुछ सब ग्रुप्स हैं विच आर कॉल्ड सेक्ट्स, तो हम यहाँ पर सोसाइटी में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कैन अ सेक्ट ड्राइव दैट सोशल चेंज? क्या सेक्ट वो सोशल चेंज का ड्राइवर हो सकता है या नहीं हो सकता? पॉइंट समझ आया? पहली बात तो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर देखने का। अब अगर हम बात करें सेक्ट्स एज सोशल चेंज, कि क्या वो सोशल चेंज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने एक चीज ये देखी है कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमने ऑब्जर्व किया, पहली बात तो, कि सेक्ट्स चैलेंज करते हैं स्टेटस को। स्टेटस को चैलेंज करते हैं का मतलब ये है कि कई बार हमने ऑब्जर्व किया है, और अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, कि सेक्ट्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस को एडवोकेट करते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ग्रुप है, पर क्रिश्चियनिटी के अंदर हिस्ट्री में एक सेक्ट इमर्ज हुआ था, और उस सेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इमर्ज हुई थी। ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट थी, ये आई थी बेसिकली आपके रेनेसां के टाइम पे। इस मूवमेंट ने, जब ये आई थी, ये बात बोली थी कि क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसने ये पॉइंट इसलिए बोला था क्योंकि रेनेसां के टाइम पर चर्च के अंदर बहुत सारी करप्शन आ गई थी, और चर्च में करप्शन होने के कारण चर्च जो है, जो बातें बोलती थी, वो जनरली गलत प्रूव होती थी, क्योंकि ऐसी बातें बाइबल में नहीं लिखी थी। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एक इमर्ज हुई, और उसने बोला कि बस चर्च को तो रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोग्रेसिव चेंज एडवोकेट किया गया कि चर्च मस्ट रिफॉर्म। जब ये एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने चर्च के अंदर रिफॉर्म की बात करी, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक प्रोग्रेसिव चेंज आया इस प्रकार से कि इन्होंने कुछ अपने बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बताए, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वालों ने, और इनके बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट बन गया। तो अब आपको एक चीज समझ आई यहाँ पर,
कितनी अलग चीज हमने बात करी। किसी देर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी में मूवमेंट चलाई गई, और वो मूवमेंट से बर्थ हुआ एक सेक्ट का, और वो जो सेक्ट बॉर्न हुआ उसने सोसाइटी में प्रोग्रेसिव चेंज ला के दिखाया। ये क्रोनोलॉजी आपको समझ आई कि देयर वाज अ प्रॉब्लम। रेनेसां के टाइम पे सोसाइटी जो थी उसमें करप्शन था, रिलीजन में, चर्च के अंदर। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी में एक मूवमेंट चलाई गई लोगों के प्रति कि हमें क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करना है, चर्च को रिफॉर्म करना है। और वो चर्च के रिफॉर्म करने के टाइम पे एक मूवमेंट बॉर्न हुई विच वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। आपको पता है इसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द चर्च। So from the fact that they protested against the church, the movement got the name called Protestant. और ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एक सेक्ट बन गया। और देखो सबसे बड़ी बात, इस सेक्ट ने प्रोग्रेसिव लेवल पर चेंजेस एडवोकेट किए, और वो चेंजेस आज की डेट में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। दैट इज वाई वी से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इज अ सेक्ट। तो यहां पर हमारे सामने एक क्लियर एग्जांपल है कि एक सेक्ट सोशल चेंज को ड्राइव कर सकता है। पर अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, आप उससे और क्लियरली समझ जाओगे। हिंदुइज्म में भी इसी प्रकार का इशू आया। जब ब्रिटिश आए थे तो उस समय ब्रिटिश के आने की वजह से इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट हुई। ब्रिटिश के आने से इंडिया में रैशनल थिंकिंग थोड़ी बहुत प्रमोट हुई, जो कि बिल्कुल ही उस समय नहीं थी, बिकॉज ऑफ दी ऑनस्लॉट बाय दी मुगल्स। एंड मुगल का जो वॉर स्टेट बना हुआ था तो थिंकिंग कैपेबिलिटी क्लाउड हो गई थी। पर ब्रिटिश आए, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। इस वेस्टर्न एजुकेशन और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने से कुछ इंडियंस को सोसाइटी में ये लगा कि हमारे यहाँ पर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको रैशनली टैकल करना है, क्योंकि ये इलॉजिकल चीजें हैं सोसाइटी में जो हो रही हैं। तो इनको क्योंकि अगर हमें रैशनली टैकल करना है, जैसे कि अजीब प्रकार के नरेटिव बने हुए थे, विडोज को रीमैरी नहीं करना चाहिए। भाई देखो, किसी रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा कि विडो को रीमैरिज नहीं करना चाहिए। फिर सिमिलरली सती की जो प्रैक्टिस थी, कहीं पर भी किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में आर्ग्यू नहीं की गई कि करना चाहिए। सोशली इवॉल्व हुई थी, बट इरेशनल थी उस समय जब ब्रिटिश आ चुके थे। तो इस रीजन से इंडियंस ने उस समय एक रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट करी, चेंज। और उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, जिससे कि हिंदुइज्म और रेजिलियंट और बेटर बनेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में राइज हुआ, हम जानते हैं, आर्य समाज मूवमेंट का। इस टाइम पे राइज हुआ, हम जानते हैं, ब्रह्मो समाज मूवमेंट का, जो हम मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ेंगे। ये जो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज राइज हुए, ये सारी मूवमेंट्स, अब आप समझ रहे हो एक चीज, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को चैलेंज करके इन्होंने न्यू बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दिए। और जितने भी इन्होंने न्यू बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट को चैलेंज करके दिए, उससे एक चीज तो तय हो गई। क्या तय हो गया उससे? उससे ये तय हो गया कि भाई, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज इमर्ज्ड एज sects in Hinduism to reform Hinduism, to make it more resilient. And as a result of which they were able to drive social change, जो हम बोल रहे थे अभी। तो सर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जब भी हम ये बात करते हैं सेक्ट और सोशल चेंज की, अब आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ आ जानी चाहिए। एक सेक्ट एक सोशल चेंज तभी ला पाएगा जब वो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, और वो देखेगा कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम जो पेरेंट ग्रुप है,
यानी कि जैसे हिंदुइज्म है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्रिश्चियनिटी था, कि वो पेरेंट ग्रुप जो है अपने बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के कारण फॉर द टाइम बीइंग उस सोसाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ला पा रहा है। और जब वो ये देखेगा कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तब ये सेक्ट इमर्ज करेगा, और इमर्ज करके उस लार्जर ग्रुप का साथ थामे हुए, by being with that larger group, it will create its own distinct beliefs and practices, and yet try to solve that problem within that larger umbrella of the bigger group. आप समझ रहे हो इस चीज को? प्रोटेस्टेंट्स ने भी प्रोटेस्ट करके ये नहीं बोला कि अगर चर्च रिफॉर्म नहीं करेगी तो हम इस्लाम में कन्वर्ट कर जाएंगे। दे रिमेन्ड अंडर क्रिश्चियनिटीज अम्ब्रेला। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज ने ये नहीं बोला वी रिजेक्ट हिंदुइज्म ऑल टुगेदर। दे सेड वी विल रिमेन इन हिंदुइज्म बट वील रिफॉर्म इट, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है हिंदुइज्म को और रेजिलियंट बनाना। प्रोटेस्टेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें क्रिश्चियनिटी को और रेजिलियंट बनाना। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई कि किस तरीके से सेक्ट्स जो हैं वो सोशल चेंज को ड्राइव कर सकते हैं। पर यहाँ पर सेक्ट का सिर्फ सोशल चेंज का काम नहीं होता सर। कई बार हमने एक चीज ये भी देखी है कि एक सेक्ट जो होता है सोसाइटी में, उसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो सोसाइटी में कल्चरल रिचनेस प्रमोट करता है। कई बार एक सेक्ट सोसाइटी के अंदर एक एडिशनल काम करता है कॉल्ड कल्चरल रिचनेस का प्रमोशन। कैसे? ये कल्चरल रिचनेस का प्रमोशन ऐसे होता है कि एक सोसाइटी के अंदर कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं उस सोसाइटी के अंदर। कई बार सेक्ट क्या करता है, इनको प्रिजर्व करता है। और प्रिजर्व कब करता है? खास करके तब जब उसको लगता है कि इन ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और बिलीव्स में किसी प्रकार का ऑनस्लॉट का डेंजर है। ऑनस्लॉट का डेंजर कब होता है? जब एक सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे प्रकार के एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं कि उन एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण एक सोसाइटी के ट्रेडिशन, रिचुअल्स और बिलीफ्स पे आंच आती है, अफेक्ट होता है। अब एक एग्जांपल देख के समझो आप। इंडिया की एक सोसाइटी थी, एक्सटर्नल लेवल पर जब मुगल्स इंडिया में आ रहे थे, इन्वेड कर रहे थे। जब हम इन्वेजन हिस्ट्री की बात करते हैं, उस समय क्या हुआ? उस इन्वेजन हिस्ट्री के दौरान इंडियन सोसाइटी में हमारे जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और बिलीव्स थे उस पे अफेक्ट आया। क्योंकि जो बाहर से इस्लामिक इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एटसेट्रा से आ रहे थे इंडिया, वो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और बिलीव्स ला रहे थे जो हमारे ट्रेडिशन, रिचुअल, बिलीफ से अलग थे। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जब ये इन्वेजन हिस्ट्री इंडिया में स्टार्ट हुई तो उस समय कुछ सेक्ट्स इमर्ज हुए हिंदुइज्म में जिन्होंने इन ट्रेडिशन, रिचुअल्स, बिलीफ्स को सेफगार्ड करने की बात करी। जैसे कि भक्ति मूवमेंट का एक पूरा सेक्ट स्टार्ट हुआ, और इस भक्ति मूवमेंट ने क्या किया? लोगों को ये बताना शुरू करा कि डिवोशन टू गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फॉलोड राइट नाउ। और ये चीज को समझो आप, क्योंकि जब आपकी सोसाइटी में रिपीटेडली एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे हैं तो आपको एक थ्रेट है, आपकी आइडेंटिटी को, आपके एग्जिस्टेंस को एक थ्रेट है। और क्योंकि आपकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को एक थ्रेट है, तो आप इस थ्रेट को कैसे मिटिगेट करोगे? तो उस समय कुछ लोग आए जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि लेट्स डू डिवोशन टू गॉड। इसी रीजन से आप देखो, आज अगर मैं आपको पॉइंट बोलूं तो ये भक्ति मूवमेंट कितनी रेजिलियंट है इंडियन सोसाइटी में, आप इससे इस चीज का अंदाजा लगाओ कि आज भी कभी हम जब कभी किसी गहरी प्रॉब्लम या समस्या में फंस जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं।
वी स्टार्ट डूइंग डिवोशन टू गॉड। करते हैं या नहीं करते? आप कभी हिल स्टेशन पे घूमने गए, हिल स्टेशन में बारिश और लैंडस्लाइड हो रही है, आप बस में बैठे हो, बस में बैठते हुए जा रहे थे और एकदम से आगे पहाड़ गिर रहा है, आपको डर भी लगेगा उस समय। और आप सबसे पहले क्या करोगे? उस एक्सटर्नल फैक्टर के डर को मिटिगेट करने के लिए डिवोशन टू गॉड। दिस इज द रेजिलियंस। इस पॉइंट को समझो, क्योंकि बार बार जो मैं चीज एम्फोसाइज कर रहा हूँ वो रेजिलियंस है, कि कोई भी सेक्ट एक शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं आता है। जब भी एक सेक्ट आता है और जब भी एक सेक्ट एक सिचुएशन को सॉल्व करता है और जो वो सोल्यूशन देता है, वो सोल्यूशन बहुत रेजिलियंट होता है फिर। तो आज की डेट में क्या हुआ? ये जो भक्ति मूवमेंट का, डिवोशन टू गॉड का उस समय एक पॉइंट आया, उससे हमारे ट्रेडिशन, रिचुअल, बिलीफ्स और रिच हुए। वो रिच क्यों हुए? क्योंकि भक्ति मूवमेंट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी। भक्ति मूवमेंट केम आउट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट कि रादर देन मियरली वर्शिपिंग द गॉड, वी कैन ऑल्सो डू डिवोशन टू गॉड, एंड दैट डिवोशन ऑल्सो इज समथिंग दैट विल कीप यू ऑक्यूपाइड। और आप चीज को समझो बच्चे, कि भक्ति मूवमेंट का राइज इसलिए उस समय हुआ, पहले नहीं हुआ, बाद में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो ऑनस्लॉट हो रहा था, उस समय जो एक्सटर्नल डेंजर था, उसको मिटिगेट करने के लिए आदमी के माइंड को व्यस्त रखना था, ऑक्यूपाइड रखना था। सो दैट कुड हैव बीन ओनली पॉसिबल व्हेन आवर एग्जिस्टिंग cultural practices were given a more enriching outcome. That enriching outcome was what? Devotion to God. तो ये चीज तो अब आपको क्लियर हो गई सर। लेकिन एक पॉइंट आपको और मैं बोलूंगा, थर्ड पॉइंट, कि सेक्ट का सोसाइटी में एक और रोल होता है। सेक्ट कई बार एक सोसाइटी में इनक्यूबेटर ऑफ न्यू आइडियाज भी होती है सर। इनक्यूबेटर ऑफ न्यू आइडियाज, यानी कि एक सेक्ट एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या रोल है वो? कि कई बार वो एक न्यू आइडियाज को लेके आती है। और कैसे न्यू आइडियाज? एग्जाम्पल, सूफी इस्लाम। ब्यूटी देखो सर, सूफी इस्लाम का राइज कब होता है? जब इस्लाम इन्वेजन्स कर रहा होता है वर्ल्ड वाइड। वेस्ट एशिया से निकले हुए इन्वेडर्स यूरोप में भी इन्वेजन कर रहे होते हैं, सेंट्रल एशिया में भी कर रहे होते हैं, सेंट्रल एशिया से कुछ इंडिया की तरफ भी आ रहे होते हैं। उस समय राइज होता है सूफी मूवमेंट का। और सूफी मूवमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि नहीं, इस्लाम नेवर स्टूड फॉर इन्वेजन। और उसने फिर क्या बोला? उसने कहा कि इस्लाम इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, इस्लाम इज ऑल अबाउट आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, एंड समथिंग दे borrowed from the bhakti movement, devotion to Allah, devotion to God. इसी रीजन से आप देखो कि जब सूफिज्म राइज हुआ, सूफिज्म ने सबसे पहले क्या बोला? कि ये जो इन्वेजन हो रहे हैं ये गलत है। इस्लाम को अगर स्प्रेड करना है तो वो स्प्रेड पीसफुल तरीके से भी कर सकता है। और उन्होंने कुछ नए आइडियाज दिए, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू, आर्ट के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, डिवोशन के थ्रू। और इसी रीजन से आप देखो कि कुछ मुगल इन्वेडर्स जब इंडिया में इन्वेड कर कर आके उन्होंने अपना रूल जमाया, दे ऑल्सो समटाइम्स गॉट इंस्पायर्ड बाय सूफिज्म। केस इन पॉइंट अकबर, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय सूफिज्म, जबकि था वो भी उसी लीनिएज का, इन्वेडर्स वालों का। तो ये क्या हुआ सर? एक न्यू आइडिया, उस न्यू आइडिया की सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ? कि एक न्यू डिस्टिंक्ट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज हुए। तो सूफिज्म आज की डेट में क्या है? लाइक शियाज एंड सुन्नीज, सूफिज्म इज अ सेक्ट।
इट इज अ सेक्ट दैट गेव इट्स ओन डिस्टिंक्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सूफिज्म इस तरीके से एक इंक्यूबेटर ऑफ न्यू आइडिया बना। लेकिन सेक्ट का एक लास्ट इंपॉर्टेंट रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में सर। और वो रोल ये है कि एक सेक्ट एक सोसाइटी में सोशल ऑर्डर के ऊपर भी अटैक कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई एक ऐसी प्रैक्टिस जो सोसाइटी में हो रही है और बहुत ज्यादा एंट्रेंच्ड है। एंट्रेंच्ड मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। उस एंट्रेंच्ड डीप प्रैक्टिस को कई बार एक सेक्ट ने चैलेंज करने की कोशिश की है सर। और इस चैलेंज से उसने एक डिस्टिंक्ट बिलीफ प्रैक्टिस सिस्टम क्रिएट किया सोसाइटी में जिसको लोग मानते हैं। केस इन पॉइंट एक एग्जांपल देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग, ये एक सेक्ट है सर। और राधा स्वामी सत्संग ने सबसे बड़ा एक सोशल ऑर्डर जिसको अटैक किया वो था कास्ट सिस्टम। सर राधा स्वामी सत्संग का जो सेक्ट बना उसका पूरा का पूरा आइडिया था कि वी आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब ये है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रिलीजन इनवाइट करते हैं कि आप हमारे से जुड़ो। जुड़ने के बाद हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म पे। पर आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो उसका एक ही क्राइटेरिया है सर कि देर विल बी नो कास्ट बैरियर। यहाँ पे वी आर ऑल इक्वल। तो राधा स्वामी सत्संग में आप जाकर ये नहीं कह सकते कि सर मैं अपर कास्ट हूं, तू लोअर कास्ट है। यहाँ पे अपर और लोअर कास्ट किसी भी रिलीजन का आदमी सब एक है। तो ये जो मूवमेंट चली आज राधा स्वामी सत्संग सर हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और बेटा ये जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं राधा स्वामी सत्संग के, इस चीज को समझो, इज बिकॉज दिस मूवमेंट दिस सेक्ट had the audacity to attack the social order called caste। आज भी हम ये नहीं कहते कि कास्ट इंडिया से इरेडिकेट हो गई। कास्ट सिस्टम इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है। लेकिन सर कास्ट सिस्टम होने के बावजूद इंडिया में एक ऐसा सेक्ट भी है जो उस पूरे एक बहुत बड़े फोर्स कॉल्ड कास्ट सिस्टम के सामने खड़ा हुआ है, असॉल्ट करते हुए, उसको अटैक करते हुए। और उसके बाद भी फॉलोअरशिप बना के रखी है उसने। आप समझ रहे हो इस चीज को। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है सर। महाराष्ट्र में देर इज समथिंग कॉल्ड द वर्करी सेक्ट। वर्करी सेक्ट जो है महाराष्ट्र में पंढरपुर एरिया में ये लोग प्रे करते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सर विठोबा, विठोबा की वर्शिप करो। विठोबा इज बेसिकली भगवान विष्णु। और विठोबा की वर्शिप से आपको मिलेगा सेल्वेशन। पंढरपुर एरिया में वर्करी सेक्ट के जो लोग हैं इनको ज्वाइन करने का भी एक ही तरीका है कि यू डोंट बिलीव इन कास्ट। ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक रीजनल लेवल पर एक बहुत ही प्रिसाइज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट है, जो कि राधा स्वामी सत्संग जो नॉर्थ में ज्यादा प्रेवलेंट है उसकी तरह एक वेस्टर्न इंडिया की एक मूवमेंट है। लेकिन ये भी जो विठोबा वर्शिप कहते हैं, विठोबा मीन्स भगवान विष्णु की वर्शिप। विठोबा इज अनदर रूप ऑफ भगवान विष्णु, उनकी वर्शिप। बट ओनली ऑन द कंडीशन कि आप वर्करी सेक्ट से जुड़ोगे तब जब आप कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके आओगे।
अगर आप कास्ट सिस्टम में मानते हो तो आप वर्करी सेट से नहीं जुड़ सकते. So these are some of the examples very clearly where we observe that some of the sects have played a very important role. इसी तरीके से साउथ इंडिया में लिंगायतिज्म है. लिंगायतिज्म जो साउथ इंडिया में है, दे अगेन फॉलो द सेम सर, इक्वालिटी फॉर ऑल. तो एक चीज तो क्लियर है सर, सेक्ट सेक्ट का सोसाइटी में अलग अलग प्रकार का रोल, ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि सेक्ट कैन प्ले एनी सच काइंड ऑफ अ रोल